नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारे देश में लोकसभा के 2019 में चुनाव हुए थे। अब आप देखते हैं कि 2024 में होना है। हर 5 साल में चुनाव होते हैं ना, तो उन्हीं की बात हो रही है। तो अब विपक्षी एकता की बात हो रही है और आप देखिए सत्ता पक्ष भी अपने जो उसके सहयोगी दल हैं उनकी बैठकें कर रहा है। तो देखिए अगर आप लोग संविधान का भाग 5 पढ़ें और अध्याय 2 पढ़ें तो इसमें संसद की बात की गई है, अनुच्छेद 79 से 88 तक। और अनुच्छेद 79 में संसद के गठन की बात की गई है। अब आप लोग कहोगे कि संसद के कौन कौन से भाग हैं, तो संविधान में संसद का प्रावधान अनुच्छेद 79 में किया गया है। संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये याद रखिएगा। और संसद के सत्र को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। राज्यसभा को आप लोग उच्च सदन या द्वितीय सदन के रूप में जानते हैं। और राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? श्री SV कृष्णामूर्ति राव। और राज्यसभा का गठन अगर आप देखिए तो 3 अप्रैल 1952 को हुआ था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। वहीं अगर हम लोग लोकसभा की बात करें तो आप देखते हैं कि इसे आप लोग निम्न सदन कहते हैं या प्रथम सदन के नाम से भी जानते हैं। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो आपका वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। और लोकसभा का सदस्य अगर आपको बनना है, चुनाव लड़ना है, तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। और आप देखेंगे कि लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 हो सकती है। अभी आप देखते हैं कि 533 है। कितनी है? 543 है। 543 543 है। इसमें आप देखते हैं कि 20 आपके केंद्र शासित प्रदेशों से रहती है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा मतदाता की न्यूनतम आयु 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई। पहले आप देखते हैं कि 21 साल के आप लोग होते थे तभी आपका मतदाता सूची में नाम जुड़ जाता था, आप लोग वोट डालने जाते थे। और लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो वही आप देख रहे हैं कि कांग्रेस अपने सहयोगियों को मिलाकर एकजुट हो रही है और बीजेपी अपने सहयोगियों को मिलाकर एकजुट हो रही। यहां एक और बात आप लोग याद रखिएगा, ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। और आप देखेंगे कि एक संवैधानिक संस्था है, संविधान के अनुच्छेद 324 में इसकी स्थापना की बात की गई है। और आप देखिए 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन इसके पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ठीक है। देश व भावी पीढ़ी को बचाने के लिए ड्रग्स के विरोध लड़ाई, गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों में ड्रग्स मामलों के लिए स्पेशल कोर्ट स्थापित करने की जरूरत पर दिया बल। एक दिन में देश भर में आप देखिए, देश भर में एक साथ 1.40 लाख किलोग्राम ड्रग्स नष्ट करने का बना रिकॉर्ड। और शाह बोले कि आप देखिए जब ड्रग्स पीड़ितों के पुनर्वास पर ध्यान नहीं देंगे तब तक यह अभियान सफल नहीं होगा। और आप देखते हैं कि ड्रग्स हीरोइन जैसे आप लोग कह देते हैं, कई बार आप देख सुनने को मिलता रहता ना कि पकड़े गए, यहाँ इतने क्विंटल इतने किलो पकड़ी गई। दिल्ली सरकार से अफसरों को बचाने को लाए अध्यादेश, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर दी जानकारी। कहा कि सतर्कता विभाग के अफसरों को खासतौर पर बनाया गया निशाना। और संविधान पीठ के पास जा सकता है दिल्ली अध्यादेश का मामला। देखिए आप सभी जानते हैं कि दिल्ली है केंद्र शासित प्रदेश और नई दिल्ली इसकी राजधानी है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था और यहाँ के जो अधिकारियों की नियुक्ति और स्थानांतरण के मामला है, जो शक्तियां हैं वो दिल्ली सरकार को दी गई थी। लेकिन आप सभी जानते हैं कि दिल्ली सरकार को देने के बाद केंद्र सरकार अध्यादेश लाई। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति साहब अध्यादेश लाते हैं ना, तो उसके द्वारा आप देखिए उसे बदल दिया गया और फिर से आप देखते हैं कि केंद्र के अंडर में एक तरह से आप देखते हैं कि ये शक्तियां आ गई थी, दिल्ली सरकार से छीन ली थी। तो उसी को लेकर आप देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल कहाँ गए? सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे। तो वही सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो एक संवैधानिक संस्था है और संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी सुप्रीम कोर्ट की।
तो चलने दीजिए, आने दीजिए, क्या होता है आप देखते हैं। और अध्यादेश को आगे चलकर आप देखते हैं कि लोकसभा राज्यसभा से पास भी करवाना होता है, ये भी याद रखिएगा। लगातार दूसरे दिन पवार से मिलने पहुंचा अजीत गुट। ये आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में महाराष्ट्र में जो राजनीतिक ड्रामा हुआ था, और जो शरद पवार हैं उनके भतीजे अजीत पवार एनसीपी से बगावत करके बीजेपी के साथ मिल गए, और आपने देखा है कि उप मुख्यमंत्री बन गए। क्या? महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बन गए। तो उसी की बात हो रही। एनसीपी की बात करें तो आपको बता दूं 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। और महाराष्ट्र को अगर आप लोग देखना चाहें तो देखिए, मुंबई इसकी राजधानी है। 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था। और आप देखिए एकनाथ संभाजी शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और आप देखते हैं कि रमेश बैस यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में आप देखिए 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में आपका महाराष्ट्र फैला हुआ है। बंगाल ने पहली बार भाजपा प्रत्याशी अनंत महाराज पहुंचे उच्च सदन राज्यसभा में। ये आप देखते हैं कि राज्यसभा का चुनाव राज्यों में जो आप देखते हैं विधायक होते हैं उनके द्वारा होता है, और 12 सदस्यों को आपके राष्ट्रपति साहब मनोनीत भी करते हैं। एक घटने के बाद फिर बढ़ा यमुना का जल स्तर। आप देखते हैं कि पानी मानसून का समय है तो वही बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर में 3 सरकारी कर्मी सेवा मुक्त। जम्मू कश्मीर में सोमवार को कश्मीर विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी, एक पुलिस कर्मी और एक राजस्व कर्मचारी को सेवा मुक्त कर दिया गया। ये तीनों आतंकी और अलगाववादी संगठनों के लिए काम कर रहे थे। आप देखते हैं कि हमें जितना बाहरी लोगों से खतरा नहीं है, जितना हमारे भीतर आप देखते हैं बैठे हुए हैं, हमारे देश का खाते हैं, उनसे खतरा है। सोने की चिड़िया बनने की ओर बढ़ रहा है भारत। आरबीआई की मासिक रिपोर्ट में आप देखते हैं कि देखी भारत की विकास यात्रा की मजबूत तस्वीर। इस सदी के अंत तक 17वीं सदी से पहले जैसी आर्थिक महाशक्ति बन सकता है देश हमारा। और आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारी केंद्रीय बैंक है ना, बैंकों का बैंक भी आप लोग कहते हैं, उसी की बात हो रही है। और आप देखेंगे कि 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था में थी चौथाई हिस्सेदारी। विभिन्न अध्ययनों में ब्रिटिश शासन से पहले भारत की अर्थव्यवस्था का आकलन किया गया है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ऑनररी फेलो प्रोफेसर एंगस मेडिसन ने अपने एक अध्ययन में कहा है कि 11वीं से 17वीं सदी तक वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी 25% के आसपास बनी रही, और इस मामले में भारत पूरे पश्चिमी यूरोप में कुल अर्थव्यवस्था से भी आगे था। अंग्रेजों के शासन में यह हिस्सेदारी तेजी से गिरी। 1950 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी मात्र 3% रह गई थी। तो आप सोचिए कि अंग्रेजों ने हमारे साथ इतना भेदभाव किया, इतना हमें लूटा। एक खबरें आप देखिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई हैं, तो यह भी आप लोग देख सकते हैं। बाकी आप देखते हैं राजनीतिक कलर से ऊपर उठे मुख्यमंत्री उपराज्यपाल। ए DERC प्रमुख की नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट की सलाह है। और यहाँ आप देखते हैं कि उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच हमेशा तनातनी चलती रहती है। कुतुब मीनार परिषद में पूजा की अनुमति से होगा कानून का उल्लंघन, ASI कह रहा है। कहा कि यह ऐतिहासिक स्थल तथ्य है कि 27 हिंदू व जैन मंदिरों को तोड़कर बनाया गया कुतुब मीनार। ये आप देखते हैं कि आप लोगों को एक तो ASI, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? आप देखते हैं कि किसकी? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के समय। और कुतुब मीनार की अगर हम लोग बात करें तो ये आप लोगों को दिल्ली में देखने को मिलती है। कहाँ देखने को मिलती है? दिल्ली में देखने को मिलती है। कुतुब मीनार भी कहते हैं, कुतुब मीनार भी कहते हैं। और आप देखते हैं कि एक मीनार और विजय टावर है जो कुतुब परिसर का हिस्सा है, ये आप लोग याद रखिएगा। और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी ये शामिल है, और जिसका निर्माण 1199 और 1220 में के बीच हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे शुरू करवाया था। उसके बाद आप देखिए इल्तुतमिश द्वारा इसे पूरा करवाया गया था। तो उसी की बात हो रही है। AIIPL के खिलाफ CBI जल्द दाखिल करेगी पूरक रिपोर्ट। CBI जल्द ही आप देखते हैं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ एक पूरक अंतिम रिपोर्ट दाखिल करेगी। वह विदेशी अंशदान विनियमन
अधिनियम के उल्लंघन में संस्था के निदेशक की भूमिका की जांच कर रही। सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अपने रणनीतिक हितों के मुताबिक फैसला लेगा भारत। म्यांमार की मौजूदा सरकार के साथ रिश्ते पूरी तरह सामान बनाने के दिए संकेत। और आप देखते हैं कि अमेरिका और पश्चिम देश से चाहते हैं कि म्यांमार के प्रति अपनाया जाए कड़ा रुख। बिम्स्टेक देशों के विदेश मंत्रियों की भी बैठक आप देख रहे हैं। ये आप देखिए, यह बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, थाईलैंड का एक संगठन है जिसे भारत खासा महत्व दे रहा है। पाकिस्तान के रवैये की वजह से सार्क संगठन निष्क्रिय होने के बाद से भारत इस संगठन को ज्यादा बढ़ावा दे रहा है। और 2016 में भारत ने इन देशों के प्रमुखों की बैठक बुलाई थी। अब 30 नवंबर 2023 को थाईलैंड में फिर से बिम्स्टेक की शिखर बैठक होने वाली है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी हिस्सा लेने की संभावना है। और भारत बिम्स्टेक के सदस्यों के बीच बेहतर ढांचागत संपर्क स्थापित करने पर जोर भी दे रहा है। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए, इस तरह के जो संगठन है उनके बारे में आप लोग जरूर एक सामान्य जानकारी रखा करिएगा, उनसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। म्यांमार आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है। ये आप देखिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, आप देखते हैं 4 राज्यों की सीमा हमारी लगती है किससे? म्यांमार से। अदालतों को कामकाज करने से रोकना स्वीकार नहीं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा। आप देखते हैं क्रिप्टो के बेहतर इस्तेमाल को लेकर भारत अमेरिका में सहयोग संभव है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिकी समकक्ष एलेन के साथ मुलाकात में उठाया ये मुद्दा। भारत में हरित ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए विशेष फंड के गठन पर भी विचार की बात हो रही है। और बहुराष्ट्रीय कंपनियों से जुड़े कर मुद्दे पर आम सहमति भी बनेगी, ये भी आप देखते हैं कि कहा जा रहा है। अमेरिका वित्त मंत्री ने कहा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जिस देश में काम कर रही हैं वहां पर न्यूनतम 15% की दर से कर भुगतान करें। इसके लिए अमेरिका और भारत सहित 140 देश कर मानदंडों में बदलाव पर लगभग सहमत हो गए हैं। सभी विषयों में घुलेगी भारतीय ज्ञान की मिठास। स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक प्रत्येक विषय में भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़े उदाहरण होंगे शामिल। शिक्षकों को भी आप देखिए प्रशिक्षण मिलेगा। यूजीसी ने मांगे नाम। यूजीसी के बारे में आप लोग याद रखिएगा। यूजीसी की स्थापना कब हुई थी? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बात कर रहा हूं मैं। बताइए, इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1956 में। नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। मोदी आज पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट पर करेंगे टर्मिनल भवन का उद्घाटन, प्रधानमंत्री साहब। औद्योगिक न्यायाधिकरणों में 31 अगस्त तक पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति हो, इस सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आप देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर एक टर्मिनल भवन का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। समारोह का आयोजन आप देखिए सुबह 10:30 बजे वर्चुअल किया जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि नए सुविधा केंद्र निर्माण 710 करोड़ से कराया गया है। लगभग आप देखिए 40,800 वर्ग मीटर में निर्मित भवन सालाना 50 लाख यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा। और पीएमओ ने कहा है कि एयरपोर्ट पर 80 करोड़ की लागत से 2 बोइंग 767-400 और 2 एयरबस आप देखिए 321 जैसे विमानों के लिए उपयुक्त एयरफ्रेम का निर्माण कराया गया है, जो इसे एक बार में 10 विमानों की पार्किंग करने के लिए उपयुक्त बनाता है। 5 वर्षों में बहुआयामी गरीबी से 13.3 करोड़ लोग बाहर आए हैं। ये नीति आयोग के मुताबिक गरीबी से मुक्त होने वाले सबसे अधिक लोग उत्तर प्रदेश के सरकारी योजनाओं से सुधरा जीवन स्तर। और आप देखते हैं कि नीति आयोग की बात करें तो योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके आया हुआ है ना, 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर से जुड़े 12 मानकों पर सूचकांक जारी हुआ है। 2015-16 में 24.85 भारतीय थे बहुआयामी गरीबी के दायरे में। और ग्रामीण इलाकों में तेजी से गरीबी घटी है। ये भी आप याद रखिएगा। 2015-16 में ग्रामीण इलाकों में रहने वाले 32.59% लोग बहुआयामी गरीबी के शिकार थे। वित्त वर्ष 2019-20 की समाप्ति तक यह संख्या घटकर 19.20% रहेगी। और शहरों में आप देखते हैं कि 2015-16 में शहरों में 8.65% लोग बहुआयामी रूप से गरीब थे, जिनकी संख्या वर्ष 2019-20 में आप देखते हैं कि घटकर कितनी हो गई, 5.27% रह गई है। इन 5 सालों के दौरान आप देखिए सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में
3.43 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्ति हुए हैं। 36 राज्यों और संघीय प्रदेशों के 707 प्रशासनिक जिलों के बहुआयामी गरीबी संबंधी अनुमान आप देखते हैं कि प्रदान करने वाली नीति आयोग की रिपोर्ट से पता चला है। गरीबी में सबसे तीव्र कमी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान जैसे राज्यों में आप लोगों को हुई है। चीन पर निगाह रखने के लिए देश में बने 97 ड्रोन खरीदी की सेनाएं हमारी। ये आप देखिए, चाइना है, लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की हमारी सीमा लगती है। ये सब आप देख रहे हैं, राजनीति की खबरें चल रही हैं। अब गठबंधन की बातें होती रहती हैं, एक दूसरे से आप देखते हैं कि राजनीति की बातें होती रहती हैं, बोलचाल की बातें होती रहती हैं। लेकिन आप लोगों को देखिए, मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को कुछ इसमें परेशान होना चाहिए। बस आप लोग देख के निकल जाया करिएगा। राजनीति है, उनकी राजनीति चलती रहती है। ये आप देखते हैं कि बिकरू कांड में पहली बार सजा, हत्या के प्रयास में 5 वर्ष की कैद। अभियुक्त ने प्रयुक्त असलहों की बरामदगी के दौरान की थी पुलिस पर फायरिंग। एंटी डकैती कोर्ट में हुई सुनवाई, 3 साल बाद आया ये फैसला। कानपुर में आप देखते हैं कि बहुचर्चित जो बिकरू कांड हुआ था ना, उसी की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश की बात हो रही, लखनऊ इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में आप देखिए, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हो गया और दिल्ली हो गया। विधानसभा में 403 सीटें हैं। विधान परिषद में आप देखिए कि आपकी 100 सीटें हैं। राज्यसभा में 31 सीटें हैं। लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं। भर्ती घोटाले में राजस्थान के लोक सेवा आयोग की सदस्य भी आरोपित है। एफआईआर दर्ज कवि कुमार विश्वास की पत्नी है मंजू शर्मा। और मामले में कांग्रेस नेता गोपाल केसावत सहित 4 हो चुके हैं गिरफ्तार। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। आप देखते हैं हर राज्य में, अभी आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश में पटवारी का जो एग्जाम स्थगित कर दिया गया, उसमें जो टॉपर है उसका इंटरव्यू लिया जा रहा था, वो मध्य प्रदेश के में कितने जिले हैं वो भी नहीं बता पा रही थी। तो आप सोच सकते हैं कि कितना महान काम हो रहा है। और आप देखते हैं जो ईमानदारी से तैयारी करते हैं उनकी नौकरी खा जाते हैं भ्रष्टाचार के जरिए। और राजस्थान को देखें तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। जयपुर इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती राज्यों में गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब हो गया। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। कलराज मिश्रा यहाँ के राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं कांग्रेस के। ठीक है, नेतारू के हत्यारोपितों को सरेंडर के लिए 18 अगस्त तक का समय। ये राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए आप देखते हैं कि जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जिसकी स्थापना 2008 में हुई थी, तो उसी की बात हो रही है। असम के वन अभ्यारण्य की भूमि पर कब्जे को लेकर संघर्ष, एक की मौत। ये आप देखें 800 से 900 ग्रामीणों ने वन रक्षकों पर किया हमला। पहले आप देखते थे कि आदिवासी ही जंगलों में राज किया करते थे, लेकिन अब आप देखते हैं कि सब कुछ बदल रहा है। पृथ्वी की अगली कक्षा में पहुंचा हमारा चंद्रयान। आप देखेंगे ऑन बोर्ड थिएटर्स को फायर कर यान को पृथ्वी से दूर विभिन्न कक्षाओं में ले जाएंगे विज्ञानी। आज फिर बदली जाएगी कक्षा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से शुक्रवार को रवाना हुआ था, ये आप देखते हैं कि इसरो। और आप देखते हैं कि चंद्रयान 3 में 3 मॉड्यूल है, प्रोपल्सन, लैंडर और रोवर। प्रोपल्सन मॉड्यूल में स्पेक्ट्रोपोलरिमिटी ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ से पेलोड है। यह चांद की कक्षा से पृथ्वी का अध्ययन करेगा। लैंडर में आप देखिए चांद की सतह व वातावरण के अध्ययन के लिए 3 पेलोड है। साथ ही इसके साथ अमेरिका और अंतरिक्ष एजेंसी नासा का भी एक पेलोड है। रोवर में 2 पेलोड हैं जो लैंडिंग साइट के आसपास का अध्ययन करेंगे। प्रोपल्सन मॉड्यूल चांद की सतह से आप देखिए 100 किलोमीटर दूर से लैंडर रोवर को छोड़ देगा। इसके बाद लैंडर अपने साथ रोवर को लेकर
चांद की सतह पर लैंड करेगा वह आप देखें वहां रोवर उससे अलग हो जाएगा इसमें। चलिए आप लोग याद रखिएगा 3.84 लाख किलोमीटर है पृथ्वी से चांद की औसत दूरी। पृथ्वी की परिक्रमा के दौरान चांद की दूरी कम और ज्यादा होती रहती है। 4.05 लाख किलोमीटर होती है पृथ्वी से चांद की अधिकतम दूरी और 3.63 लाख किलोमीटर रहती है पृथ्वी और चांद की न्यूनतम दूरी। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और आप देखेंगे सतीश धवन जो श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है ना वहीं से रवाना हुआ था और LVM-3M4 रॉकेट ने यान को पृथ्वी कक्षा में छोड़ दिया था। स्टालिन सरकार तमिलनाडु के दूसरे मंत्री पर ईडी की कार्रवाई 70 लाख जब्त हुए हैं। उच्च शिक्षा मंत्री द्रमुक नेता पौन मोदी और सांसद बेटे सीगा मनी के ठिकाने पर छापा पड़ा है। ईडी की बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की बात कर रहा हूं। 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी और नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। वहीं तमिलनाडु की अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे ये तमिलनाडु आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। देखिए ये है तमिलनाडु, चेन्नई इसकी राजधानी, इसकी सीमा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल से लगती है। और RN रवि यहाँ के मुख्यमंत्री क्या है, राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री MK स्टालिन हैं। और विधानसभा में 234 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें हैं, लोकसभा में 39 सीटें हैं। 1,30,058 वर्ग किलोमीटर में आपका तमिलनाडु फैला हुआ है। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में 15 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है, ईडी ने की हुई। तो हर जगह आप देखते हैं घोटाले ही घोटाले हो रहे हैं और हमारे देश का पिछड़ने का कारण भी घोटाला ही एक तरह से आप कहिए। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, इसकी सीमा अगर आप लोग देखना चाहें तो आप देखिए उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश 3 देशों से लगती है। ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर है। CB आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 294 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में आपका पश्चिम बंगाल फैला हुआ है। वंदे भारत ट्रेन कहाँ रुके यह हम नहीं कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। मणिपुर में ग्राम रक्षा बल पर हुई गोलीबारी में एक की मौत। आप देखते हैं कि जाति हिंसा फैली हुई है कहाँ, मणिपुर में, उसी की बात हो रही। इंटरनेट प्रतिबंध हटाने के मामले में हस्तक्षेप से सुप्रीम कोर्ट का इंकार। याद उत्तर प्रदेश में केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। ये आप देखें 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान उत्तर प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में। यूट्यूबर ने 2 वर्ष में कमाए 1 करोड़, देना होगा हिसाब। आयकर विभाग ने घर में मिले 24 लाख रुपए सील, मांगा विवरण। यूट्यूबर ने कहा कि लेन देन पारदर्शी है, 40 लाख रुपए दे चुका हूं आयकर। ये बरेली में आप देखिए बीटेक छात्र के बैंक खाते में। ये सब आप देखते रहिए। वार्षिक चाचिन चराई महोत्सव। पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश के तवांग में बुमला दर्रे के समीप चाचिन में वार्षिक चाचिन चराई महोत्सव के दौरान पारंपरिक पोशाक पहने स्थानीय चरवाहे। और ये आप देखिए चाचिन और अन्य पारंपरिक चारागाह क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से मोनपा जीवन शैली की रीढ़ की तरह काम करते हैं और इन खानाबदोश चरवाहों का जीवन खेती और पशु पालन पर निर्भर करता है। गांव-गांव में जल की जांच स्वस्थ समाज को देगी संबल। राष्ट्रीय परीक्षणशाला निभाएगी जिम्मेदारी, देश भर के गांव तक पानी की जांच को पहुंचेंगे विज्ञानी। और आप लोगों को एक और बात बता दूं कि आप देखते हैं कि बहुत सारे जगह से तस्वीरें आती रहती हैं जहां गंदा पानी पीने के लिए मजबूर रहते हैं, तो उन्हीं की बात हो रही है। ये आप देखिए संपादकीय पाठ है, यहाँ से आप देखिए प्रीलिम्स में फायदा पहुंचाएगा आपको, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में, हर जगह फायदा पहुंचाता है। एक सामान्य जानकारी आप लोगों को यहाँ से मिलती है। तिब्बत पर भारत भी अपनी चुप्पी तोड़े। एक बात आप लोगों को बता दूं कि जो तिब्बत आप लोग देखते हैं ना, ये पहले आजाद हुआ करता था। बाद में आप देखते हैं कि चाइना ने इस पर कब्जा कर लिया, हमारी सीमा चाइना से लगने लगी है। तो दुनिया के किसी भी मंच पर तिब्बत या दलाई लामा का नाम आते ही चीन की सरकार और उसके नेता आपा खोने लगते हैं। चीनियों की इस बौखलाहट से वही सच्चाई बेनकाब होती है कि तिब्बत को लेकर उसके मन में बहुत बड़ा चोर बैठा है और इस कारण चीनी सरकार किसी अपराध बोध के तले
खुद को नैतिकता के धरातल पर बहुत असहाय पाती है। और इसका एक उदाहरण हाल में देखने को मिला है। भारत यात्रा पर आई अमेरिकी अवर सचिव और तिब्बती मामलों पर अमेरिकी सरकार की विशेष प्रतिनिधि उजरा जेया और भारत में अमेरिकी राजदूत की दलाई लामा के साथ भेंट पर चीन सरकार ने जैसे तल्ख और आक्रामक टिप्पणी की है वह इस सामान्य घटना के अनुपात में बहुत असामान्य और चौंकाने वाली थी। चीनी दूतावास ने इस भेंट पर त्वरित प्रतिक्रिया में इसे अमेरिकी प्रतिनिधि की एक चीन विरोधी आक्रामक कार्रवाई और अमेरिका द्वारा चीन के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप बताया है। चीनी प्रवक्ता ने अमेरिका सरकार को लगभग धमकाते हुए अंदाज में कहा है कि अमेरिका अपने इस आश्वासन का सम्मान करे कि तिब्बत चीन का हिस्सा है और उसे चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की हरकतें बंद करके चीन विरोधी अलगाववादी शक्तियों को समर्थन देना बंद करना चाहिए। चीन की इस आक्रामक प्रतिक्रिया का एक और रोचक पहलू यह रहा है कि इस बार चीनी दूतावास ने अपने बयान में तिब्बत के बजाय उसके लिए चीनी नाम शीजांग का उपयोग किया है। यह चीन सरकार की उस रणनीति को दर्शाता है जिसके तहत चीन अंतर्राष्ट्रीय विमर्श से तिब्बत शब्द के अस्तित्व को ही खत्म करने पर आमादा है। अब तिब्बत पर आप देखिए चीन की सरकारी प्रतिक्रियाओं में तिब्बत के बजाय चीनी नाम शीजांग का इस्तेमाल ठीक उसी प्रकार किया जाने लगा है जैसा कि चीन ने 1949 में पूर्वी तुर्कमेनिस्तान पर कब्जा जमाने के बाद उसके लिए चीनी नाम शिनजियांग का इस्तेमाल करके किया था। चीन की उस नीति का परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे विश्व समुदाय का यह भूल चुका है कि 1949 से पहले पूर्वी तुर्कमेनिस्तान एक स्वतंत्र देश था जिस पर माओ की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने जबरन कब्जा कर लिया था। और इसके एक साल बाद ही चीन ने विश्व समुदाय के देखते देखते एक स्वतंत्र पड़ोसी देश तिब्बत पर भी कब्जा कर लिया जमा लिया था ठीक है। और उजरा जेया और दलाई लामा की ताजा भेंट पर चीन की प्रतिक्रिया को अगर पिछले कुछ वर्षों की अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के संदर्भ में देखा जाए तो मामला समझना आसान हो जाता है। चीन के रास्ते अरबों डॉलर कमाने को ललायत अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां चीन समर्थक लावी गुटों के दबाव में आकर पिछली कई अमेरिकी सरकारें अपनी तिब्बत प्रेम को भुलाकर बीजिंग की मिजाज पुरसी वाले बयान देती रही हैं। इस बीच आप देखिए पश्चिमी पूंजी और व्यापार के बूते चीन के आर्थिक एवं सामरिक रूप से ताकतवर होने के बाद अमेरिका चीन हनीमून समाप्त होने पर अब अमेरिका सरकारों को चीन के मुकाबले अपनी कमजोरी का एहसास होने लगा है। लिहाजा अमेरिका की नई रणनीति चीन की ऐसी हर कमजोरी को अपने हित में साधने पर टिकी है जिसका इस्तेमाल करके वह चीन के मुकाबले अपना अंतर्राष्ट्रीय वर्चस्व कायम रख सके। चीनी आक्रामकता से पीड़ित भारत, ताइवान, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ नए सामरिक और आर्थिक गठजोड़ बनाने की अमेरिकी पहल भी इसी रणनीति का हिस्सा है। दक्षिण चीन सागर और आसियान देशों में चीनी आतंक ने भी भारत जैसे देशों के लिए अनुकूल स्थिति उत्पन्न की है। अपनी नई रणनीति के तहत अमेरिका ने पिछले कुछ वर्षों में तिब्बत और पूर्वी तुर्कमेनिस्तान पर कुछ नए कानून बनाए हैं और जिनके तहत आप देखिए वह चीन के औपनिवेशिक कब्जे में फंसे इन देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय माहौल बनाने में जुटा हुआ है। और इनमें से एक कानून में अलग दलाई लामा के अवतार को नियुक्ति के सवाल पर चीन सरकार को सीधी चुनौती दी गई है। तो अमेरिकी संसद में तिब्बत की एक कब्जाया हुआ देश बताने संबंधी विधायी प्रस्ताव आगे बढ़ाया गया है। ऐसे ही 2 कानून शिनजियांग के समर्थन में बनाए जा चुके हैं। उजरा जिया को तिब्बत संबंधी मामलों की विशेषज्ञ प्रतिनिधि नियुक्त करने से पहले पिछली अमेरिकी सरकार इसी पद पर रॉबर्ट डेस्ट्रो और कॉन्डोलीजा राइस जैसे दिग्गजों को नियुक्त कर चुकी है। महत्वपूर्ण बात है कि अमेरिका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच तमाम मसलों पर मतभेद के बावजूद तिब्बत और शिनजियांग के सवाल पर व्यापक सहमति है। इसलिए यह तय है कि आने वाले दिनों में तिब्बत के सवाल पर अमेरिका सरकार चीन की गीदड़ भभकियों से डरने के बजाय और अधिक आक्रामक होने वाली है। अमेरिका की इस नीति में यह परिवर्तन भारत सरकार के लिए भी एक शुभ संकेत है। और आप देखिए अगर तिब्बत आज़ाद होता तो हमारा चाइना से कोई विवाद ही ना होता। दुर्भाग्य से अब तक की सभी भारतीय सरकारें तिब्बत के सवाल पर दब्बू बनी रही हैं। तिब्बत पर चीनी कब्जा गैर कानूनी है और इसे कब्जे के कारण चीन को भारत की हिमालयी सीमा तक धमकने का मौका मिला है। भारतीय चीनी नेताओं को अब समझ आ जाना चाहिए कि तिब्बत को अपनी नई छावनी की तरह इस्तेमाल करके चीन भारत के विरुद्ध सैन्य दादागिरी करने पर तुला है और आए दिन अरुणाचल प्रदेश को अपना दक्षिणी तिब्बत बताकर उस पर अपना हक जताने लगा है। वैसे भी गलवान कांड भारत को क्षति पहुंचाने वाली आतंकियों का संयुक्त राष्ट्र में बचाव और पूर्वोत्तर में सक्रिय आतंकियों को सहायता पहुंचाने की चीनी चालों के बाद अब भारत को पूरा नैतिक और राजनीतिक अधिकार है कि वह तिब्बत पर चीन की गैरकानूनी मौजूदगी को चुनौती दे और तिब्बत पर अपनी नीति पर नए सिरे से विचार करे।
चीन के विरुद्ध बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय आक्रोश और अमेरिका जैसी महाशक्तियों की बदलती हुई रणनीति को देखते हुए अब भारत के लिए तिब्बत के सवाल पर चीन की आंख में आंख डालकर देखने और अपने राष्ट्रीय हितों का दूरगामी हल खोजने का समय आ गया है। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार, सेंटर फॉर हिमालयन एशिया स्टडीज एंड एंगेजमेंट के चेयरमैन हैं विजय क्रांति के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। और आप देखते हैं कि हमें ताइवान का मामला हो या तिब्बत का मामला हो, इस पर अब हमें भी बोलना चाहिए, क्योंकि चाइना जो हरकतें कर रहा है, गंभीर खतरों का सामना करता है हिमालय। हर वर्ष हिमालय के किसी न किसी क्षेत्र में बारिश से जो तबाही हो रही है वह अब राष्ट्रीय चिंता का विषय बननी चाहिए। वर्षा ऋतु में हिमालय में हो रही अप्रिय घटनाओं को अब मात्र हिमालय ही नहीं माना जा सकता है, खासतौर से जब आने वाले समय पर टूटते हिमालय के कारण देश में परिस्थिति की असुरक्षा बढ़ सकती है, क्योंकि यह तो सब स्वीकार करेंगे कि अकेला हिमालय देश के 65% से ज़्यादा लोगों को पानी देता है। हवा का तो कोई मोल भाव ही नहीं है। यदि सबसे ज़्यादा वन कहीं पनपते हैं तो वो हिमालय में ही देखने को मिलते हैं। इन सबको ऊपर ये हिमखंड ही हैं जो हमारे लिए एक फिक्स डिपॉजिट की तरह काम करते हैं, जो हर परिस्थिति में मानव को अमूल्य जल उपलब्ध कराते हैं। वर्तमान संकट फिर वायरस के रूप में कहर ढा रहा है और हिमालय का कोई भी कोना ऐसा नहीं है, खासतौर से पश्चिमी हिमालय, जहां उसका असर न दिखाई दे रहा हो। हिमाचल प्रदेश अब की बार ज़्यादा प्रभावित हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड भी उसकी चपेट में है। यह सब कुछ लंबे समय से होता चला आ रहा है और हिमालय के लोग चिंतित हैं। तब जब तमाम रास्ते उजड़ गए हो, आवाजाही बाधित हो गई हो, तो खाने पीने की संकट सिर पर आ गया हो, तो फिर कुछ बचा हुआ नहीं दिखता है। देश की सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी रुकी हुई आवाजाही सीमाओं को सुरक्षित बना सकती है। इस बार की बारिश ने एक बार फिर आप देखिए 2013 की त्रासदी याद दिला दी है और अब तब केदारनाथ की घटना ने जान माल का बड़ा नुकसान किया है। इस बार की बारिश ने फिर से हिमाचल उत्तराखंड को पूरी तरह झकझोर दिया है। अब पहाड़ मानसून का स्वागत नहीं करते हैं। स्थानीय लोगों के लिए मानसून का समय संकट भरा हो जाता है। पिछले एक दशक में हर साल हिमालय के किसी न किसी इलाके में बारिश से तबाही होती चली आ रही है। अब यह तबाही राष्ट्रीय चिंता का विषय बननी चाहिए। जिस भूभाग से देश को जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अवयव मिलते हों, यह वह संकट में हो तो फिर देश की परिस्थितियों की सुरक्षित नहीं समझ सकते हैं। हिमालयी राज्य का गठन आर्थिक असुरक्षा और पिछड़ेपन को दूर करने को लेकर हुआ था। इन राज्यों के गठन का एक उद्देश्य यह भी था कि उनके पिछड़ेपन को दूर करते हुए उन्हें देश की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, ताकि वहां से पलायन थमे। इस क्रम में उस सवाल की अनदेखी कर दी गई जो पूरे हिमालय की पर्यावरण सुरक्षा को लेकर था। परिणाम सामने हैं। आज हिमालय त्रस्त है। आज हमें उन तमाम वैज्ञानिक अध्ययनों का संज्ञान लेना चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो चुके हैं। धरती के बढ़ते तापमान ने सबको चिंतित कर दिया। वैसे तो दुनिया का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं जहां किसी न किसी तरह की प्राकृतिक आपदाएं ना आती हों। इन्हीं वैज्ञानिक अध्ययनों का मानना है कि आने वाले समय में धरती के बढ़ते तापमान का सबसे ज़्यादा असर हिमालयी क्षेत्रों में पड़ेगा और इसका कारण भी साफ है। हिमालय पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील है। पहाड़ों का हिस्सा कच्चा पक्का है। एक छोटी सी छेड़छाड़ भी भारी पड़ जाती है। बढ़ते तापक्रम के साथ प्रकृति से छेड़छाड़ का सबसे अधिक असर कहीं दिखाई दे रहा है तो हिमालयी क्षेत्र में। दुर्भाग्य की बात है कि पहले हिमालय के पर्वत आर्थिक असमानता को झेलते थे, अब उन्हें पारिस्थितिकी असमानता से भी घेर लिया है। हवा, मिट्टी, जंगल, पानी को पालने वाले लोग ही अब पारिस्थितिकी के दंश को झेल रहे हैं और भिन्न भिन्न कारणों से पहाड़ जिस तरह टूटते चले जा रहे हैं उसके कारण उनका अस्तित्व खतरे में। पहाड़ी क्षेत्रों की तबाही का असर पूरे देश को झेलना पड़ेगा, क्योंकि अवैध खनन, अनियोजित निर्माण आदि के चलते पहाड़ बंजर हो जाएंगे। इससे वहां से पलायन की प्रवृत्ति को और बल मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा पहाड़ों के प्रति संवेदनशील रहे हैं। उत्तराखंड को तो अब वह अपना घर मानते हैं। केदारनाथ के प्रति उनकी प्रबल आस्था है। वह जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब केदारनाथ आपदा के बाद उन्होंने अपने स्तर पर वहां कार्य कराने का इच्छा प्रकट की थी। उत्तराखंड की तरह हिमाचल प्रदेश भी उनका खास लगाव है। समय आ गया है कि प्रधानमंत्री हिमालय की स्थिति का संज्ञान लेते हुए वहाँ की पर्यावरण की स्थितियों की गहन समीक्षा कराएं और हिमालयी राज्य के पर्यावरण की जैसी अनदेखी हो रही है उसे देखते हुए यह आवश्यक हो चुका है कि केंद्र सरकार हिमालय की रक्षा के लिए आगे आए। हिमालयी राज्यों की आर्थिकी की ऐसी होनी चाहिए जो पारिस्थितिकी पर केंद्रित हो। पहाड़ अब एक ऐसा मॉडल की प्रतीक्षा में है जो उसे हर तरह से स्थिरता प्रदान कर सके। हिमालय वहाँ के जनजीवन को बचाने की पहल तभी सार्थक सिद्ध हो सके जब उन कारणों का सही निवारण किया जाएगा जिनके चलते वे संकट में घिर रहे हैं। हम इनकी अनदेखी नहीं कर सकते हैं कि जोशीमठ में क्या हुआ। जोशीमठ जैसी स्थितियां अन्यत्र
भी उभर रही हैं। हिमालयी राज्यों की नीति नेताओं के साथ मिलकर एक ऐसी कार्यशैली बननी चाहिए जो समस्त पर्वतीय क्षेत्र के लिए आदर्श बने। यदि आज यह काम नहीं किया गया तो आने वाले समय में हिमालय एक बड़े खतरे से घिर जाएगा, और यदि हिमालय खतरे में पड़ा तो देश की भी पर्यावरणीय संकट से ग्रस्त हो जाएगा। लेखक है पर्यावरणविद और हिमालय पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन के संस्थापक हैं अनिल प्रकाश जोशी। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। परिश्रम और परिणाम। सफलता के लिए हर कोई अपने स्तर पर परिश्रम करता है, मेहनत करता है। कभी कभी भरसक प्रयास करने पर भी सफलता नहीं मिलती है। ऐसे मन में हताशा स्वाभाविक आना स्वाभाविक, परंतु उससे भी अधिक निराशा मन में तब आने लगती है जब अपने सगे संबंधी सफल होते जाते हैं और हम कहीं वहीं रह जाते हैं। मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन आप सफल होंगे अगर ईमानदारी से अपना देखिए काम कर रहे हैं तो, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। यह नशे के खिलाफ लड़ाई आप देखते हैं कि अभी जो 1.40 लाख किलोग्राम जलाई गई ना, उसी की बात हो रही है। पढ़ते रहिए। किसानों के बढ़ते कदम। कृषि उपज का उचित दाम मिले, इसके लिए उत्तराखंड किसानों भी समय के साथ कदम बढ़ाने लगे हैं। चलिए, और सबसे अच्छी बात है किसान आप देखते हैं हमारे देश का पेट भरते हैं सबका, उनका तो ध्यान रखा जाना चाहिए। थमना चाहिए साम मानव संघर्ष। थमना चाहिए, थमना चाहिए। सांपों के संरक्षण एवं सर्पदंश जैसी जानलेवा घटनाओं के प्रति जन जागरूकता को प्रसार करने के उद्देश्य से हर साल की तरह इस वर्ष भी 16 जुलाई को विश्व सर्प दिवस मनाया गया है। 16 जुलाई को सांपों की पर्यावरण संतुलन एवं मानव जीवन में अहम भूमिका है। कई सांप चूहों का नियंत्रण कर किसानों की मदद करते हैं, इसलिए सांप कृषक मित्र भी कहे जाते हैं। लेकिन आज भी सांपों और मनुष्यों के मध्य शत्रुतापूर्ण व्यवहार बना हुआ है। यही कारण है कि सांपों को देखते ही लोग उसकी जान लेने पर आमादा हो जाते हैं। भारत में हर साल 50,000 से ज़्यादा आप देखिए लोग सर्पदंश के कारण मौत के मुंह में समा जाते हैं। बरसात के दिनों में ग्रामीण क्षेत्रों में सर्पदंश की घटनाओं में बेहताशा वृद्धि हो जाती है। सांप जलभराव वाले क्षेत्रों से सुरक्षित बचने के लिए हमारे घरों में घुस जाते हैं, मानव का जीवन असुरक्षा में डाल देते हैं। सर्पदंश का वैज्ञानिक रूप से एकमात्र प्रमाणिक उपचार एंटीवेनम है, लेकिन आज सबसे बेकार समस्या है कि हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सटे कई सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में एंटीवेनम की उपलब्धता ही नहीं है। प्रत्येक सरकारी अस्पतालों में एंटीवेनम 24 घंटे उपलब्ध होना चाहिए, लेकिन जमीनी सच्चाई इसके विपरीत है। यूपी, झारखंड, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा आदि राज्यों जहां सर्पदंश के चलते सबसे ज्यादा मौतें होती हैं, वहां ग्रामीण इलाकों के अनेकों सार्वजनिक अस्पतालों में एंटीवेनम की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। सर्पदंश के प्रति आज हमारे देश में जन जागरूकता की बेहद कमी है। आज भी अधिकांश लोग सर्पदंश जैसी घटना घटित होने पर अस्पताल न जाकर जादू झाड़ फूंक और आप देखिए देसी इलाज में अपनी बेशकीमती समय बर्बाद कर देते हैं, और जिसका दुखद परिणाम यह होता है कि उचित उपचार के अभाव में पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। कभी भी इस तरह की आसपास घटनाएं घटती है तो उससे आप देखते हैं कि हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश किया करिएगा। इस तरह के जादू टोनों में मत फंसा करिएगा, झाड़ फूंक में मत फंसा करिएगा। और आप देखते हैं कि अधिकांश लोग एंटीवेनम के नाम से भी अपरिचित हैं। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं, इसके बावजूद आज तक जितनी भी केंद्र और राज्य सरकारें देश में बनी हैं, वे सर्पदंश जैसी संवेदनशील घटनाओं के प्रति कभी भी गंभीर नहीं दिखी हैं। हम सांपों को बचाने का उपदेश तो देते हैं, किंतु सांपों के संरक्षण के लिए वास्तव में जो प्रयास किए जाने चाहिए उसमें हम नाकाम रहे। सांपों का संरक्षण तभी संभव हो सकता है जब सर्पदंश के खिलाफ एंटीवेनम गांव से सटे हर अस्पताल में मौजूद हो। जब तक एंटीवेनम की मौजूदगी नहीं होगी, लोग भय और असुरक्षा की स्थिति में सांपों की जान लेते रहेंगे। जब किसी बीमारी का इलाज हमारे पास तो मौजूद हो जाता है तो हमारी चिंता और भय काफ़ी हद तक समाप्त हो जाता है। लेखक हैं वन्यजीव विशेषज्ञ, इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। ये आप देखिए यहाँ भी छोटे छोटे कॉलम लिखे जाते हैं, इन्हें भी आप लोग देख सकते हैं। ऑनलाइन गेम्स पर कर बढ़ाने के मायने। पिछले दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो एवं हॉर्स रेसिंग की हर बाजी पर 28% जीएसटी लगाने का फैसला हुआ है। खेलने वाला हारे या जीते उससे पहले जीएसटी देना ही होगा। ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी परिषद के इस कदम का असर पड़ेगा। हालांकि केवल जीएसटी वृद्धि से काम नहीं चलेगा, गेमिंग इंडस्ट्री के नियमन की कठोर व्यवस्था भी करनी चाहिए। और आप देखते हैं कि जीएसटी की बात करें तो 2017 में आया था ना, आदत बिगाड़ रहे हैं ऑनलाइन गेम्स, और बच्चों को देखते रहा करिएगा। आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत बुरी स्थिति बनी हुई है। हारे लाल टमाटर खरी खरी तंज कसा जाता है। टमाटर के भाव देखिए किस तरह से बढ़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव जीतने की जुगत में पश्चिम बंगाल में आप देखिए भाजपा। बाढ़ प्रबंधन योजना आवश्यक है। बाढ़ की समस्या केवल उत्तर पूर्वी भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह देश के कई अन्य क्षेत्रों को भी हर साल गंभीर रूप से प्रभावित करती है। और आप देखते हैं कि हम लोग भूल जाते हैं
जैसे ही बरसात खत्म होगी हम भूल जाएंगे। ये आप देखिए, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का स्थापना साल 1976 में कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय द्वारा भारत में बाढ़ नियंत्रण उपायों का अध्ययन करने के लिए की गई थी, क्योंकि वर्ष 1954 के राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम के तहत शुरू की गई परियोजनाएं ज़्यादा सफलता हासिल करने में विफल रही थी ना, तो उसी की बात हो रही। 1980 में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने इस संबंध में कई सुझाव भी दिए थे। इसमें कहा गया था कि भारत में वर्षा में कोई खास वृद्धि नहीं हुई है। छोटे उद्यमियों को मिनटों में मिलेगा कर्ज। कर्ज वितरण में आसानी के लिए डिजिटल टैग प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है आरबीआई। गुजरात में G20 सम्मेलन में आरबीआई ने किए नए प्लेटफॉर्म का प्रदर्शन। वित्तीय संस्थानों को आसानी से मिलेगी कर्ज लेने वालों की जानकारी, और सीबीडीसी की भी दी जा रही है जानकारी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की। सरकार ने 60 रुपये किलो में चना दाल की बिक्री शुरू की है। 303 लाख करोड़ के नए उच्च स्तर पर बीएसई का पूंजीकरण। 529 अंक बढ़कर आप देखिए 66,589 के उच्च स्तर पर पहुंचा सेंसेक्स, और 19,700 के पार जाकर पहली बार बंद हुआ है एनएसई का निफ्टी। ये भी आप लोग याद रखिएगा बीएसई के बारे में। और आप देखिए इसके बारे में आपको बता देता हूँ एक सामान्य जानकारी। बीएसई, इसे आप लोग क्या कहते हैं? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात हो रही है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना 9 जुलाई 1875 में हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसकी हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम लोग निफ्टी की बात करें तो इसके बारे में भी याद रखिएगा। एक एनएसई होता है, एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात हो रही है। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में ये भी आपको देखने को मिलेगा। ईएसआईसी ने से मई में आप देखिए 20.23 लाख नए सदस्य जुड़े हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम से एचडीएफसी बैंक को 12,370 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है, देख लीजिए। फॉक्सकॉन कर्नाटक में लगाएगी संयंत्र। एप्पल के लिए आईफोन बनाने वाली प्रमुख कंपनी है ना फॉक्सकॉन, वही। ये आप देखिए देवनहल्ली सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में 8,800 करोड़ रुपए की लागत से एक संयंत्र स्थापित करने की इच्छा जताई इसने। शीला फॉर्म ने आप देखिए कर्ल ऑन की 94.66 हिस्सेदारी खरीदी। लोकप्रिय गद्दा ब्रांड स्लीप वेल की निर्माता कंपनी है ना, उसी की। सहारा निवेशकों का पैसा वापसी के लिए आज लॉन्च होगा पोर्टल। सहकारिता मंत्री अमित शाह लॉन्च करेंगे सहारा रिफंड पोर्टल। निवेशकों को पैसा पाने की पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। जुलाई से पहले पखवाड़े में घटी पेट्रोल और डीजल की मांग। मोदी सरकार में सुधारों के बल पर भारत की लंबी छलांग। ब्रोकरेज कंपनी वर्नस्टीन ने मोदी सरकार के एक दशक के कार्यकाल पर 31 पृष्ठ की रिपोर्ट जारी की है। विरासत में कमजोर अर्थव्यवस्था मिलने के बाद डिजिटलीकरण मोर्चे पर हुआ अच्छा काम। 2014 में जीडीपी की वृद्धि दर 5.7% थी, और ये अब आप देखते हैं कि 7.6% तक भी काम कर चुकी है। देखिए जीडीपी के बारे में मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि आप लोग क्या करिए कि इस तरह की जो एनसीईआरटी किताबें हैं ना उन्हें पढ़िए, आपका बेस मजबूत होगा उससे। जीडीपी का पूरा नाम क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद की बात हो रही, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या किसी भी देश में एक निश्चित अवधि के दौरान उत्पादित हुई सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य होता है। आमतौर पर किसी देश की जीडीपी को मापने के लिए एक वर्ष की अवधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। 12,500 करोड़ के घोटाले की जांच के लिए बीएमसी मुख्यालय पहुंची एसआईटी। मुंबई की बात हो रही है। चीन से लगी सीमा पर बनी स्टील की सड़कें फौलादी। जितेंद्र सिंह कह रहे हैं, मंत्री हैं हमारे। ये अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। क्रीमिया के पुल पर विस्फोट, नाराज रूस ने तोड़ा खाद्यान्न समझौता। रूस से यूक्रेन विश्व में करीब 33% खाद्यान्न आपूर्ति की करते हैं। और आप देखते हैं कि जिस तरह से यूक्रेन रूस में युद्ध मचा हुआ है उसी की बात हो रही है। अफ्रीका बेलारूस में वैगनर ग्रुप फिर हुआ सक्रिय। पूजा स्थल तोड़कर व्यावसायिक इमारत बनाने की इजाजत नहीं है। कराची में प्राचीन हिंदू मंदिर तोड़ने के बाद आया सिंध सरकार का बयान। अंतरिम सरकार के गठन के लिए विचार कर रही है शहबाज सरकार।
बढ़ते वैश्विक तापमान को लेकर अमेरिका व चीन के बीच बैठक। दुबई में होने वाली संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित जलवायु वार्ता शुरू होने से पहले दोनों देशों को करनी होगी जरूरी प्रगति। कैरी ने चीन से मीथेन उत्सर्जन जीवाश्म ईंधन के दुष्प्रभाव को कम करने को साझेदारी का आग्रह किया है। ईरानी महिलाओं के पहनावे पर नजर रखने को मोरल पुलिसिंग फिर शुरू हुई है। मोदी की यात्रा के बाद अमेरिका ने भारत को 105 पुराने लौटाए। ये आप देखिए, चोरी करके चले जाते हैं ना, उन्हीं को वापस कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने दिए $10 लाख। हिंदी भाषी लोगों के बीच वैश्विक मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है, और आप देखते हैं कि 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। बच्ची आरिया की स्वदेशी वापसी की मांग को लेकर भारतवासियों का जर्मनी में प्रदर्शन हो रहा है। छात्रों के लिए फायदेमंद ना होने वाली डिग्रियों पर लगाम लगाएगा ब्रिटेन। भारत यात्रा से पहले तमिलों से वार्ता करेंगे श्रीलंका के राष्ट्रपति। 21 जुलाई को अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर भारत आ रहे हैं श्रीलंका के राष्ट्रपति विक्रम सिंघे। भारत समेत समर्थित 13वें संशोधन को पूरी तरह से लागू करने पर विचार कर रहे हैं। ये आप देखिए, यहाँ पड़ोसी हमारा श्रीलंका है ना, पाक जलनगरू मन्नार की खाड़ी आपको बीच में देखने को मिलती है, वहीं के राष्ट्रपति हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति की निर्यात परिषद में भारत प्रिंसी समीना सिंह नियुक्त हुई हैं। 178 साल में पहली बार न्यूयॉर्क में स्पेनिक भाषी बना पुलिस कमिश्नर। और सिंगापुर सदस्य संसद में 3 भारतीय मनोनीत सदस्य बने हैं। 3 भारतवंशियों को सिंगापुर में संसद सदस्य के तौर पर मनोनीत किया गया है। सिंगापुर इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष नील पारेख निमिल रजनीकांत, सिंगापुर बिजनेस फेडरेशन के सदस्य चंद्रदास उसारानी व प्लूरल आर्ट पत्रिका के सह संस्थापक राज जोशुआ को राष्ट्रपति हलीमा याकूब ने 2.5 साल के लिए संसद सदस्य मनोनीत किया है। चीन में बियर महोत्सव पर आतिशबाजी। चीन के पूर्वी प्रांत में किंगडाओ में शानदार आतिशबाजी और रंगारंग कार्यक्रम के साथ अंतर्राष्ट्रीय बियर महोत्सव की शुरुआत हुई। इस महोत्सव से में 40 देशों के लोग शामिल हुए हैं। 24 दिवसीय इस महोत्सव के दौरान मुख्य रूप से संगीत प्रदर्शन, 800-300 तरह की अन्य गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। यह दुनिया के सर्वाधिक प्रसिद्ध महोत्सव में से एक है। ये आप देखिए, खेल का क्षेत्र, इसका भी एक ओवरव्यू ले लिया करेगा। टेनिस का नया नायक अलगराज। बिग 3 के बाद आना अपना लोहा मनवाने में सफल होते रहे कार्लोस। ये आप देखते हैं कि अलगराज का ग्रैंड स्लैम में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। फ्रेंच ऑस्ट्रेलियन ओपन तीसरा दौर 2022 में, फ्रेंच ओपन सेमीफाइनल में 2023, विंबलडन विजेता 2023, यूएस ओपन विजेता 2022। चलिए इसे भी, इन्हें भी याद रखा करिएगा। अभिषेक सुदर्शन के दम से भारत सेमीफाइनल में। आप देखिए, अमेजिंग एशिया कप में इंटर मियामी के साथ मेसी की नई शुरुआत। जेम्स एंडरसन चौथे ऐसे टेस्ट के लिए इंग्लैंड की टीम में शामिल हुए हैं। पदक संघर्षशील महिलाओं को समर्पित है। भारतीय कुश्ती महासंघ की निवर्तमान प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के विरोध में शामिल 6 प्रमुख पहलवानों से एक संगीता फोगाट ने हंगरी में रैंकिंग सीरीज प्रतियोगिता में जीते गए अपने कांस्य पदक को महिलाओं के विरुद्ध अपराध से लड़े लोगों को समर्पित किया है। अच्छी बात है। WFI चुनाव फिर टले। भारतीय कुश्ती महासंघ के इनके अध्यक्ष पर आरोप लगे थे ना, उसके बाद इन्हें हटा दिया गया था। मसौदों पर आपत्तियां दर्ज करने का समय। उच्चतम न्यायालय ने शीर्ष अदालत की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव द्वारा तैयार किए गए भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान मसौदे पर आपत्तियां दर्ज करने का समय सोमवार को 2 सप्ताह और बढ़ा दिया है। ऑस्ट्रेलिया बना चैंपियनशिप। ये आप देखिए, 1999 की विश्व कप की बात हो रही है। अभिनव गौतमी ने जीता स्वर्ण पदक। अभिनव साव और गौतमी भानोट को भारतीय जोड़ी ने कोरिया के चंगवॉन में ISSF विश्व जूनियर निशानेबाजी चैंपियनशिप के दूसरे दिन 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम में स्वर्ण पदक जीता है। पेरिस ओलंपिक में कलात्मक तैराकी में भाग लेंगे पुरुष। बिना ट्रायल मुकदमेबाजी के चयन पर नोटिस। नवंबर में होने वाली एशियाई खेलों के लिए भारतीय मुक्केबाजी महासंघ द्वारा बिना ट्रायल के मुक्केबाजों के चयन को चुनौती देने वाली। राष्ट्रीयता के कारण मां व शिशु को अलग नहीं किया जाना चाहिए। बॉम्बे हाईकोर्ट का रूसी महिला की याचिका से निपटने में केंद्र के रवैये पर हाईकोर्ट नाराजी। आप देखेंगे। सावन का समय चल रहा है, आप देखते हैं। चलिए पढ़ते रहा करिएगा, अध्यात्म में भरोसा है तो।
दिव्यांगों के कल्याण के लिए बने कानून का अनुपालन हो सुनिश्चित। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 30 सितंबर तक सुनिश्चित करना होगा अनुपालन। ये आप देखते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांगों के लिए कल्याणकारी कानून के क्रियान्वयन की स्थिति को निराशाजनक बताते हुए सोमवार को ये कहा है। और आप देखते हैं कि एक बात आपको मालूम होना चाहिए, कानून बना दिए जाते हैं, आप देखते हैं योजनाएं आ जाती है, लेकिन उनका सही से पालन हो तब तो। यहाँ भी आप लोग देखिए जनरल नॉलेज की जानकारी रहती है। ब्रिटेन की संसद में पास हुआ भारत की आज़ादी का एक्ट। 1947 में आज ही ब्रिटिश संसद ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया था। इसी एक्ट में भारत को आज़ाद करने और एक नए देश पाकिस्तान को बनाने का जिक्र था। और इसी साल 20 फरवरी को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की थी कि ब्रिटेन भारत को आज़ाद कर देगा। सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर चिप निर्माता कंपनी इंटेल की स्थापना हुई। 1968 में आज ही के दिन अमेरिका के गार्डन मूर और रॉबर्ट नायस ने इंटेल कॉरपोरेशन की स्थापना की थी। इंटेल ने ही सबसे पहले रैंडम एक्सेस मेमोरी चिप रैम बनाई थी, जिसका उपयोग पीसी सहित अनेक उत्पादों में किया जाता है। वर्तमान में यह दुनिया की सबसे बड़ी चिप निर्माता कंपनी है। स्नातक की डिग्री पाने वाली पहली भारतीय महिला थी कादम्बरी गांगुली का जन्म 1861 में आज ही के दिन बिहार के भागलपुर में हुआ था। 1882 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी थी। 1884 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया, बाद में स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में करियर शुरू किया। महिलाओं के उत्थान और नारी शिक्षा के लिए भी उल्लेखनीय कार्य किया। बिहार और उड़ीसा के दौरा कर महिला खनन मजदूरों की मदद के लिए आवाज उठाई। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महिला प्रतिनिधित्व का हिस्सा भी रही हैं। पिघलती आइसक्रीम, थाईलैंड सहित दुनिया के कई देशों में इन दिनों लोग भीषण गर्मी से और लू का सामना करना है ना। थर्मल इमेजिंग से पता चल जाएगा फेफड़ों की बीमारियां। कोरोना टीवी COPD की पहचान में कारगर MIT व गांधी मेडिकल कॉलेज मिलकर तैयार कर रहे हैं डिवाइस। और अलग अलग बीमारियों में फेफड़ों के तापमान में आने वाले अंतर से रोगों की होगी पहचान। ऐप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहयोग से बीमारियों की होती है पहचान। मरीज को कहीं ले जाने की जरूरत नहीं होती है, बिस्तर पर ही जांच हो जाती है। CT स्कैन एक्सरे में रोगी को ले जाने पर दूसरे तरह के संक्रमण का खतरा भी रहता है, इससे बचाव से होगा। 10,000 रोगियों का डाटा एकत्रित कर किया गया विश्लेषण। ऐसे काम करता है डिवाइस। ये आप देखिए, डॉक्टर योगेश गुप्ता ने बताया कि थर्मल इमेजिंग डिवाइस से 1 फीट से भी कम दूरी से फेफड़ों का फोटो लिया जाता है। कैमरा भी ऐप के माध्यम से काम करता है। इसके बाद डिवाइस ऐप और उसके उपलब्ध AI की सुविधा से फेफड़ों के अलग अलग हिस्सों को सामान्य और अन्य रंग में दिखाती है। उदाहरण के तौर पर किसी बीमारी में फेफड़ों के हिस्से में ऑक्सीजन की कमी और दूसरे में अधिकता होती तो यह अलग अलग रंगों में दिखेगा। संक्रमण के किसी भी हिस्से का तापमान बढ़ता है तो उसे अलग रंग में दिखाया जाता है। एक ऐप रिपोर्ट में भी देगा कि फेफड़ा सामान्य है या नहीं है। यह रिपोर्ट अंकों में होती है और जैसे फेफड़ों का सामान्य तापमान 5 मान लिया जाता है तो इससे ऊपर या नीचे के अंक आने का मतलब मरीज को कोई बीमारी है। बुजुर्गों में दिखाई ना देने की समस्या डिमेंशिया का संकेत हो सकता है, इस अनुसंधान कह रहा है। डॉक्टर कनिष्क विश्वास को मिलेगा खोसला राष्ट्रीय पुरस्कार। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की के खोसला राष्ट्रीय पुरस्कार समेत विभिन्न श्रेणियों के 5 पुरस्कारों की घोषणा की गई। अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए हर वर्ष यह पुरस्कार दिया जाता है। IIT रुड़की ने सोमवार को अनुसंधान पुरस्कार 2022 की घोषणा की। खोखला राष्ट्रीय पुरस्कार विज्ञान डॉक्टर कनिष्क विश्वास को दिया गया है। डॉक्टर विश्वास जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बेंगलोर में रसायन विज्ञान इकाई में प्रोफेसर हैं। डॉक्टर RP सैनी को HRED हाइड्रो एंड रिन्यूएबल एनर्जी अवार्ड दिया गया है। वही संस्थान में हाइड्रो एंड रिन्यूएबल एनर्जी विभाग में प्रोफेसर रह चुके CVRI रुड़की में मुख्य वैज्ञानिक प्रोफेसर DP कानूनगो को ASR आपदा निवारण पुरस्कार दिया गया है। विज्ञानियों ने खोजा मानवीय व्यवहारों के लिए जिम्मेदार जीनों की उत्पत्ति का स्रोत। इन जीनों का उदय आज से करीब 65 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। सीखने, याद रखने व अन्य जटिल व्यवहारों के लिए होते हैं जिम्मेदार। और आप देखते हैं जीनों की उत्पत्ति के इतिहास को फिर से दिखाने की कोशिश हो रही है। यह अध्ययन आप देखते हैं कि नेचर कम्युनिकेशंस जर्नल में हाल ही में प्रकाशित हुआ है। और ब्रिटेन की लीसेस्टर विश्वविद्यालय में जेनेटिक्स और जीनोम विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर रॉबर्टो फिलुडा ने हमें यह बताते काफ़ी पहले से पता है कि सेरोटोनिन, डोपामाइन और एडेरेनालिन जैसे मोनोएमिन हमारे तंत्रिका तंत्र में न्यूरो मॉड्यूलेटर का काम करते हैं। कुतिया उसके साथ बच्चों को भूखा रखने पर जेल, देख लीजिए लंदन की घटना है ये।
या आप देखें मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, ये भी आप लोग देख सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे आज की न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं।